हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर आए, यानी पॉलिटिकल साइंस के जो मॉडल पेपर है उनको आएंगे। मॉडल पेपर जो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं, उन क्वेश्चंस का संग्रह को यहाँ पर लिया गया है। और ये मॉडल पेपर फर्स्ट है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। आज की जो क्लास है वो है, देख सकते हैं आप, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और मॉडल पेपर फर्स्ट है। सत्र कौन सा है? जो 2025-26 के स्टूडेंट 2025-26 में एग्ज़ाम देंगे, जिन्होंने एडमिशन लिया है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, उनका एग्ज़ाम होगा। और जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं वो देख सकते हैं आप, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, यानी जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सीधे एग्जाम में इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया और एक्सपेक्टेशन है कि एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर लिया गया है। आप मॉडल पेपर के थ्रू अपनी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मॉडल पेपर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चंस को डिफाइन करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक कौन था? इसके जनक के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर ये देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखते हैं उसके बारे में। जब हमसे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कौन है, तो इसको हम शॉर्ट में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या थी, इसको कैसे स्टैब्लिशमेंट किया गया, और इसके जो अध्यक्ष रहे थे, इसके जो संस्थापक रहे थे, उसके बारे में हम इतना लिखेंगे आंसर में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, यानी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद देखते हैं कांग्रेस क्या थी, सबसे पहले ये जानते हैं, उस आंसर में हमें ये लिखना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपयुक्त सभी संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रांतों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का कार्य किया जा रहा था। यानी जो अखिल भारतीय स्तर थी, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व बहुत सारी स्थापनाएं संगठन चलाए जा रहे थे भारत में, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर एक सुदृढ़ राजनीतिक संगठन की आवश्यकता में अनुभव की जा रही थी। यानी अखिल भारतीय स्तर पर कोई संस्था नहीं थी, तो अखिल भारतीय स्तर पर कोई संस्था होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता लोगों को महसूस हो रही थी। ऐसे समय में एक अवकाश पत्र अंग्रेज उच्च अधिकारी एलन एक्टोवियन ह्यूम ह्यूम ने, ह्यूम कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है। और एक कैसे, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ हमने देखा कि कैसे अवकाश पत्र अंग्रेज अधिकारी, यानी कि एक रिटायर अधिकारी हैं एलन एक्टोवियन ह्यूम, इन्होंने क्या किया, इनके मस्तिष्क में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार उत्पन्न हुआ और 28 दिसंबर को ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसलिए ह्यूम को इस संस्था का संस्थापक कहा जाता है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक किसे कहा गया? ह्यूम को। ह्यूम कौन थे? एलन एक्टोवियन ह्यूम, ये एक रिटायर अधिकारी थे। इनके मस्तिष्क में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार उत्पन्न हुआ और इन्होंने स्थापना की थी 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को कलकत्ता में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसीलिए इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए, शॉर्ट आंसर हम ऐसे लिखेंगे। अगर हमसे अति लघु प्रश्न में पूछ लिया जाए तो हमें शॉर्ट आंसर में ऐसे लिखना है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों बनाया गया था और क्या पीछे से रीज़न रहे थे, और इसके अधिवेशन जो हुए, अधिवेशन के बारे में, जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे उसके बारे में लिखेंगे। कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम उसमें डिफाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। देखिए, अगर यहाँ पर हमसे पूछ रहा है इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है उसका उदय कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके कारण बताने हैं, तो हम आंसर लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण सन 1857 के प्लासी युद्ध से भारत में अंग्रेजों का शासन आरंभ हुआ। यानी अंग्रेजों का शासन भारत में कब आरंभ हुआ? सही मायने में देखा जाए तो 1857 में जो प्लासी का युद्ध होता है उस टाइम से शुरू हुआ। उस समय सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था। और प्लासी का युद्ध किनके बीच में होता है? सिराजुद्दौला जो बंगाल के शासक होते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। अंग्रेजों ने उसे पराजित कर बंगाल की शासन सत्ता पर अधिकार स्थापित कर लिया। यानी सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया और जो बंगाल का शासन था, जो बंगाल की सत्ता थी, उसको अपने अधिकार में ले लिया। यानी बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज रूल करने लगे थे। प्लासी वार के बाद
अंग्रेज शासकों ने भारतीयों का प्रत्येक प्रकार से शोषण करना आरंभ कर दिया। जब सत्ता अपने हाथों में ले ली तो उन्होंने भारतीयों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने न केवल भारतीयों का आर्थिक राजनीतिक शोषण किया बल्कि सामाजिक और धार्मिक शोषण करना भी प्रारंभ कर दिया। यानी अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीयों का केवल आर्थिक यानी केवल उन्हें आर्थिक तंगी नहीं झेलनी पड़ी या राजनीतिक शोषण नहीं झेलना पड़ा, बल्कि उन्हें सामाजिक और धार्मिक शोषण भी झेलना पड़ा था। अंग्रेजों ने उनके साथ ऐसा किया। यानी जब अंग्रेजों ने सत्ता स्थापित कर ली, अपने हाथों में ले ली, तो अंग्रेज ऐसे लोगों को परेशान करने लगे। तो देखिए प्रमुख कारण क्या है इसके उदय के, यानी भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसके उदय हुई, इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण क्या माना जाता है, सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। यानी 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है ये भारतीयों के लिए यानी अपने देश के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है कि सबसे बड़ी जो इससे पहले भी बहुत सारी संस्थाएं चल रही थी, बहुत सारे संगठन बनाए गए थे, लेकिन जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है ये इसकी अहम भूमिका है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के लिए वी.डी. सावरकर ने पुस्तक भी लिखी थी, उसमें इन्होंने इस घटना का वर्णन भी किया था। सेकंड कारण क्या रहे हैं, भारत का आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत पर आर्थिक शोषण किया था, लोगों का आर्थिक शोषण किया। राजनीतिक एकता की स्थापना, यानी जो राजनीतिक एकता थी इससे स्थापित हुई। जब अंग्रेजों ने लोगों के विरुद्ध ये अन्याय शुरू किया, इतने शोषण शुरू किए, तो लोग क्या हुए, राजनीतिक एकता की स्थापना करने लगे। धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण, यानी जो धार्मिक और सामाजिक, जो समाज की बहुत सारी बुराइयां थी, कई धर्मों से रिलेटेड थी, तो इनके जो पुनर्जागरण है उनको करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने कि धार्मिक और सामाजिक सुधार करेंगे, ये करना स्टार्ट किया। पाश्चात्य शिक्षा जो थी, यानी जो मैकाले शिक्षा पद्धति भारत में आ चुकी थी, उसका बहिष्कार करना लोगों ने स्टार्ट किया। यानी पाश्चात्य जो शिक्षा थी इसके बारे में ये भी एक मेन कारण रहा है। लॉर्ड लिटन की जो दमनकारी नीति रही, यानी लॉर्ड लिटन जो अपना दमनकारी नीति चलाता था, उसके लिए लोग जो उग्र हो गए थे एकदम, तो ये भी भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, यानी जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम है, इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। सातवां है अंग्रेजों की जातीय भेदभावपूर्ण नीति, यानी अंग्रेज जो जातिगत भेदभाव करते थे उसके बारे में, ये भी एक मेन कारण रहा। सरकारी नौकरियों के संबंध में भेदभावपूर्ण नीति, यानी जो सरकारी नौकरियां थी इस संबंध में भी अंग्रेज भेदभाव करते थे, यानी जो भेदभावपूर्ण की नीति थी, ये सभी कारण रहे हैं। ये हमने जो यहाँ पर रीजन्स पढ़े, ये रीजन किसके रहे हैं, जो यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब हुए थे इनके उदय के कारण रहे थे। कौन कौन से कारण रहे, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम रहा ये रहा, भारतीयों का आर्थिक शोषण रहा था, राजनीतिक एकता की स्थापना रही, धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण रहे, पाश्चात्य शिक्षा रही, लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति रही, अंग्रेजों का जातीय भेदभावपूर्ण नीति रहा, सरकारी नौकरी के संबंध में भेदभावपूर्ण नीति रही थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था, भारतीयों ने कहा था। क्यों कहा गया इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों के कृत्यों की जांच करने और उनका दमन करके भारतीयों की राष्ट्रीय भावना को चलना चाहती थी। यानी जो अंग्रेज सरकार थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिए थे लोगों ने, ये क्या किए, रॉलेट एक्ट को पास किए थे इन्होंने। क्यों किया था कि भारतीयों की जो राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए, जो भारतीय लोग कोई आंदोलन तो नहीं चला रहे हैं, कोई मूवमेंट की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं, जो उनकी भावना थी राष्ट्र के प्रति उसको कुचलना चाहते थे। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने सन 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, और वो समिति कौन सी रही थी, सिडनी रॉलेट। देखिए सिडनी रॉलेट के नाम पर ही रॉलेट एक्ट रखा गया था। तो 1917 में क्या हुआ, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे अनिश्चित समय तक नजरबंद रखा जा सकता था। यानी रॉलेट एक्ट जो था उसका मेन टारगेट क्या था, उसका उद्देश्य यही था कि जो अपने देश के लीडर्स, जो इंडियन लीडर्स हैं, उनको शक के आधार पर, जो इंडियंस के बड़े लीडर्स होते थे, जो देश को लीड करते थे, कोई मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहते थे, जो अपनी राष्ट्रीय भावना थी, जो एकता थी, उसको स्थापित करना चाहते थे, तो अंग्रेज उनको, जो ऐसे बड़े लीडर्स रहते, जो ऐसा करना चाहते थे, योगदान देना चाहते थे अपने देश के प्रति, उनको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेते थे और अनिश्चित काल के लिए, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं था, अनिश्चित काल के लिए उन्हें जेल में रख देते थे। तो रॉलेट एक्ट पास करके अंग्रेजों ने यही कानून बनाया कि हम जो इंडियंस लीडर हैं, अगर हमें उन पर शक हो रहा है वो कि ये देशद्रोही हो सकते हैं, ये अशांति के कारण बन सकते हैं, या फिर ये कोई मूवमेंट चला सकते हैं हमारे खिलाफ, तो उनको अंग्रेज क्या करते थे, गिरफ्तार करके अनिश्चित काल के लिए जेल में रख देते थे। देखिए 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को पास किया था। उन्होंने कब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया, 18 मार्च 1919 को। पंडित मोतीलाल नेहरू के शब्दों में अधिनियम
ने अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया। यानी पंडित मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा कि ये ऐसा अधिनियम है जिसमें ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील, यानी बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का जो कानून बताया, रॉलेट एक्ट को बताया था। क्योंकि इसमें किसी वकील की आवश्यकता नहीं थी, किसी दलील की आवश्यकता नहीं थी और किसी अपील की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लोग शक के आधार पर, संदिग्ध के आधार पर जो इंडियंस लीडर थे उनको गिरफ्तार करके, इसीलिए भारतीयों ने जो रॉलेट एक्ट था इसे काला कानून कहा, क्योंकि इसमें किसी वकील, किसी अपील और किसी दलील की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए लोगों ने इसे काला कानून कहा था। तो हम समझ गए रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया। इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए रॉलेट एक्ट क्या है, इसको काला कानून किसने कहा और क्यों कहा, तो अच्छे से हमें समझ में आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गांधी इरविन समझौता को संक्षिप्त में समझाइए। यानी गांधी और इरविन के बीच, जो गांधी जी, महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसके जो समझौता हुआ था उसमें क्या हुआ था हम समझेंगे अच्छे से। गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इस समझौते के अनुसार लॉर्ड इरविन ने सरकार की ओर से निम्नलिखित आश्वासन दिया। यानी जो गांधी इरविन समझौता हुआ था महात्मा गांधी और इरविन के बीच में, उसमें इरविन जो था वो क्या किया था, लॉर्ड इरविन ने सरकार की ओर से निम्नलिखित आश्वासन दिए थे। यानी भारतीयों को क्या आश्वासन दिए थे, देखिए उसके बारे में यहाँ पर क्या समझौता हुआ था। उसने कहा उन राजनीतिक बंदियों के अतिरिक्त जिन पर हिंसा का आरोप है शेष को मुक्त कर दिया जाएगा। यानी जो अपने लीडर्स थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, यानी कि किसी कांड में या किसी संदिग्ध के आधार पर या कोई उन्होंने हिंसा की इस आधार पर जिन्हें अरेस्ट किया गया था, तो उन्होंने कहा कि ऐसे राजनीतिक जो बंदी है, जिनको बंदी बनाया गया है, उनके देखिए जिन पर हिंसा का आरोप है, यानी जो जिन पर आरोप है हिंसा का, उनको छोड़ करके और जो शेष व्यक्ति बचेंगे, जो शेष जेल में बंद किए गए हैं, उनको मुक्त कर दिया जाएगा। आंदोलन अवधि में जब्त की गई संपत्ति उनके स्वामियों को वापस कर दी जाएगी। यानी जो आंदोलन के दौरान लोगों की संपत्तियों को जब्त कर लिए गए थे सरकार के द्वारा, उसे वापस कर दिए जाएंगे। और तीसरा जो था कारण वो क्या था, सभी अध्यादेश और चालू मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। यानी जो चालू मुकदमे है, जो अध्यादेश है, उसको वापस ले लिया जाएगा, ये इरविन ने कहा था। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथे पॉइंट में कहा उन्होंने कि भारत के लोग समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। उस टाइम पर लोगों को नमक बनाने की भी परमिशन नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि भारत के लोग समुद्र के किनारे जाकर नमक बना सकते हैं। इस समझौते में महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस की ओर से लॉर्ड इरविन को निम्न बातों का आश्वासन दिया गया। यानी जब इरविन भारतवासियों के लिए ये कानून बताया कि उन व्यक्तियों को छोड़ दिया जाएगा जिन पर कोई आरोप नहीं है, और लोग जो है, भारतीय लोग समुद्र के किनारे जाकर नमक भी बना सकते हैं, और जो आंदोलन में भूमि को जब्त किया गया था इसको वापस दे दिया जाएगा। तो जब इसने ये आश्वासन दिया था, तो गांधी जी ने भी इसे किस बात का आश्वासन दिया कि यदि सरकार हमारे लिए ऐसा करती है, जो बेगुनाह जेल में बंद है उनको अगर वो छोड़ देगी और हमें नमक बनाने की आज़ादी मिल जाएगी, तो गांधी जी ने कहा कि अगर सरकार हमारे लिए इतना करेगी तो हम भी उसके लिए क्या करेंगे। तो गांधी जी ने क्या आश्वासन दिया था, देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, इसे बताया कि स्थगित किया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था कि हम अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे, अपने आंदोलन चलाएंगे। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी विनय पूर्वक जो अवज्ञा की गई थी, अवहेलना की जा रही थी, इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या किया गया था, ये नमक कानून यानी जो दांडी मार्च था उसको स्टार्ट किया गया था। दांडी मार्च में क्या होता है, समुद्र के किनारे जाकर के गांधी जी और उनके जो 72 अनुयायी थे वहाँ पर जाकर के लोग नमक बनाते हैं। ये 24 दिन तक इन्होंने पैदल यात्राएं की थी दांडी जाने के लिए, साबरमती आश्रम से दांडी तक ये पैदल चले थे। उसके बाद देखते हैं सेकंड कारण क्या रहे। सेकंड आश्वासन जो इन्होंने दिया था, कांग्रेस निकट भविष्य में लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। यानी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ होते थे, लंदन में होते थे। यानी जो गोलमेज सम्मेलन होते थे वो लंदन में होते थे। तो वहाँ पर देखिए 1930 में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और 1932 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो गांधी जी ने बताया कि जो गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें इंडियंस भाग लेंगे। ब्रिटिश सरकार, थर्ड आश्वासन क्या है, ब्रिटिश सरकार सामान के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं करेगी। यानी जो ब्रिटिश सरकार है वो सामान के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं करेगी। यानी जो ब्रिटिश सामान थे उनका बहिष्कार नहीं किया जाएगा, यानी राजनीतिक रूप में हम हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे। कांग्रेस अपनी इस मांग को त्याग देगी कि आंदोलन अवधि में पुलिस द्वारा जो अत्याचार किए गए उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यानी गांधी जी ने इतना भी कहा
कि कांग्रेस की जो ये मांग है कि जो आंदोलन में पुलिस के द्वारा अत्याचार किए गए, लाठीचार्ज की गई या गोलियां चलाई गई या बंदूक चलाए गए, तो जो उसकी जांच की मांग है यानी निष्पक्ष जांच की जो मांग है उसको भी कांग्रेस त्याग देगी। 5वां आश्वासन क्या दिया? कांग्रेस द्वारा यह समझौता स्वीकार न करने पर सरकार शांति व व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी। यानी अगर कांग्रेस ने यह समझौता स्वीकार न करने पर सरकार क्या करेगी? शांति व व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगी। यानी अगर कांग्रेस अंग्रेजों की बात नहीं मानेगी, अगर अंग्रेज हमारे लिए कुछ काम करेंगे तो हम ये आश्वासन जो दिया गया है अगर हम इसको फॉलो करेंगे। अगर हम नहीं करते हैं, हम आंदोलन करेंगे या फिर सरकार के लिए सरकार के विरोध में कुछ करेंगे तो सरकार जो है वो अपनी शांतिपूर्ण कार्रवाई कर सकती है। ये आश्वासन गांधी जी ने इरविन को दिया था। तो हमने पढ़ा जो गांधी-इरविन समझौता था उसमें क्या हुआ था? कुछ मांगे गांधी जी ने कुछ आश्वासन इरविन ने हमें दिया था, भारतीयों को दिया था और कुछ आश्वासन गांधी जी ने इरविन को दिया था। तो जो गांधी-इरविन समझौता था इसके बारे में हमने देखा। गांधी-इरविन समझौता कैसे हुआ? कुछ जो आश्वासन रहे थे भारतवासियों के लिए इरविन ने सरकार की ओर से दिया और भारत की ओर से कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं 5 है। फूट डालो और शासन करो की नीति का उल्लेख कीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। फूट डालो और शासन करो की नीति क्या है? यहाँ देख सकते हैं, फूट डालो और शासन करो। भारत में जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन प्रगति कर रहा था, यानी भारत में जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन प्रगति की ओर था, वैसे वैसे अंग्रेजों को भारत में अपना साम्राज्य खतरे में दिखाई पड़ रहा था। यानी वैसे वैसे अंग्रेजों के मन में भय हो रहा था, वो डर रहे थे कि अगर भारतवासी ऐसे ही प्रगति करते रहे, ऐसे आंदोलन करते रहे तो एक दिन जो उनका कंपनी है, जो उनकी यहाँ पर कमाई है, वो एक दिन खतरे में पड़ जाएगी। अपने शासन को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण किया। यानी वो उनका कोई घाटा ना हो, उनका नुकसान ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण किया। इसका मतलब क्या है कि आपस में फूट डालते थे और लोगों पर शासन करते थे। देखिए अंग्रेजों ने जानबूझकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के रूप में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार खड़ा करना शुरू कर दिया। यानी सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया था कि फूट कैसे डाला जाए, लोगों के मन में जातिगत भेदभाव किया। जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच में देखिए इन्होंने क्या किया, एक नफरत की दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी। यानी जब हिंदू मुसलमान के बीच एकता नहीं रहेगी तो उनका शासन करना, हम पर रूल करना आसान हो जाएगा। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, फूट डालो और शासन करो की नीति में हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करने से ही उन्होंने अपने षड्यंत्रों से मुसलमानों के मन में हिंदुओं के प्रति घृणा के बीज बोए। यानी जो अंग्रेजों ने क्या किया, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के प्रति घृणा की बीज बोए, यानी कि हिंदुओं के प्रति उनके मन में ऐसी बुरा भावना आने लगी मुसलमानों में, क्योंकि लोग फूट डालते थे और जो अपनी सत्ता थी उसको स्थापित करना चाहते थे, भारत पर टिकना चाहते थे। वो अंग्रेज जो थे वो कभी नहीं चाहते थे कि हम भारत के साथ सिर्फ व्यापार करें या भारत को आज़ाद कर दें, भारत को छोड़कर चले जाएं। वो अपनी सत्ता जो और मजबूत करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे। लॉर्ड कर्जन से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक जितने भी गवर्नर जनरल हुए, पदस्थ हुए, प्रत्येक ने इस नीति का अनुसरण किया। नहीं, चाहे लॉर्ड कर्जन की बात करें, जब बंगाल विभाजन हुआ था तो लॉर्ड कर्जन के कारण ही बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन ही था। तो चाहे लॉर्ड कर्जन से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन तक के जो जितने भी गवर्नर जनरल भारत में हुए, सब ने फूट डालो और शासन करो की नीति को इसका अनुसरण किया और भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करते रहे। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान में फूट डलवाकर सांप्रदायिक दंगे भी करवाए। यानी अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदू और मुसलमानों के बीच में जब एकता स्थापित नहीं रही, फूट डाले और उसके बाद सांप्रदायिक दंगे भी कराए। यानी हिंदू मुसलमानों के बीच में ऐसे बहुत सारे दंगे भी उन्होंने कराए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो मांगे होती थी, ये इससे दंगे हुए करते थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए साम्राज्यवादी अंग्रेज शासकों ने मुस्लिम सांप्रदायिकता का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। यानी मुस्लिम सांप्रदायिकता का प्रयोग अंग्रेजों ने कैसे किया था? इन्होंने क्या किया, भारत और मुसलमानों के बीच में फूट डाली और बहुत सारे ऐसे दंगे होते थे। यानी जब लोगों में आपसी मतभेद होगा तो दंगे होंगे और इसमें फ़ायदा किसका होना था? अंग्रेजों का। वो अपनी जो शक्तियाँ थी और जो भारत को कंट्रोल करते थे, देश पर रूल करते थे, वो और अच्छे तरीके से कर पाते थे। क्योंकि जब लोग ही आपस में बढ़ गए थे, मुसलमान जो थे, कुछ मुसलमान अंग्रेजों उन्हें लगता था कि अंग्रेज अच्छे हैं, हमारे लिए वो कार्य करें
और जो हिंदू हैं, भारतवासी हिंदू जो हैं, वो अपनी भलाई के लिए कार्य कर रहे थे। इसीलिए तो देखिए पाकिस्तान की अलग मांग की लोगों ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान अलग देश बनाया। इसके पीछे भी यही कारण रहे थे, जो फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण किया था अंग्रेजों ने, तो इसका एक मेन कारण रहा था कि भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान में। ऐसे बहुत सारे कारण रहे थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यानी जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको किसने नेतृत्व किया था, किसने इसको चलाया? देखिए गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश शासन तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त करना था। यानी गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन को चलाया था, जो उसको लीड किया था, इसका मेन जो पर्पज़ वो क्या था, ब्रिटिश शासन तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त करना था। यानी असहयोग आंदोलन के द्वारा जो ब्रिटिश शासन है, इसको हम ध्वस्त कर देंगे। इसके लिए ब्रिटिश सरकार की समस्त राजनीतिक, सामाजिक और एवं आर्थिक संस्थाओं के बहिष्कार का निश्चय किया गया। यानी ब्रिटिश सरकार की जितनी भी सामाजिक या राजनीतिक या आर्थिक जो संस्थाएं, उनका बहिष्कार करेंगे। ब्रिटिश सरकार के स्कूल कॉलेज जो थे, सरकारी स्कूल कॉलेज, उसमें भारतवासी पढ़ने नहीं जाएंगे, वहाँ शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, स्वयं का स्कूल कॉलेज बनाएंगे और वहाँ पर पढ़ेंगे। और जो विदेशी वस्तुएं होती थी, विदेशी कपड़े होते थे, उनकी होली जलाएगी। असहयोग आंदोलन के द्वारा ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। इस आंदोलन का कार्यक्रम निम्नलिखित था, जो 2 भागों में विभक्त किया गया था। पहला क्या था, निषेधात्मक या विरोधात्मक पक्ष था। एक क्या था कि निषेधात्मक यानी विरोधात्मक पक्ष में क्या था, असहयोग आंदोलन के इस पक्ष में निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। इस पक्ष में क्या था, सरकारी वैतनिक और अवैतनिक पदों और उपाधियों का त्याग। यानी जो सरकारी नौकरियों में बहुत सारे जो भारतीय उस टाइम पर अंग्रेजों की नौकरी करते थे अपनी रोजी रोटी के लिए, उन्होंने बताया, असहयोग आंदोलन के द्वारा ये बताया गया भारत में कि जो सरकारी और सरकारी वैतनिक और अवैतनिक पद हैं, उनकी जो उपाधियां हैं, उनका त्याग करो। यानी कि अंग्रेजों की हमें कोई उपाधि नहीं चाहिए, इसका त्याग करने के लिए बताया गया। और दूसरा क्या है, स्थानीय संस्थाओं के मनोनीत सदस्यों द्वारा अपने पदों का त्याग। यानी अंग्रेजों ने अगर किसी स्थानीय जगह पर उन्हें भारतवासियों को मनोनीत किया है, तो उस पद को त्याग देना चाहिए, जिससे हमें उनका असहयोग करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। तीसरा क्या है, सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चौथा क्या है, विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे। यानी जो विदेशी कपड़े आ रहे हैं, विदेशी चीज़ें आ रही हैं, उनका हम बहिष्कार करेंगे, उनको यूज़ नहीं करेंगे। इस प्रकार से असहयोग आंदोलन निषेधात्मक पक्ष का था जो था। और दूसरा पक्ष क्या रहा था, रचनात्मक और या सकारात्मक पक्ष जो था। सकारात्मक पक्ष क्या रहते हैं, आंदोलन के कार्यक्रम का रचनात्मक पक्ष निम्न अनुसार था। क्या था, फर्स्ट है राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करना। यानी हम अंग्रेज के स्कूल कॉलेज में नहीं जाएंगे, अपना स्वयं का स्कूल और कॉलेज बनाकर भारतवासी उसमें पढ़ेंगे। व्यापक पैमाने पर स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करना है। जो स्वदेशी वस्तुएं खुद बनाई गई हैं, भारत में निर्मित वस्तुएं, इनका प्रचार प्रसार करेंगे, लोग अपने वस्तुओं को यूज़ करेंगे। तीसरा क्या है, सरकारी न्यायालयों के स्थान पर गैर सरकारी पंचायत न्यायालयों की स्थापना करेंगे। यानी हम अंग्रेजों के न्यायालय में न्याय के लिए नहीं जाएंगे, हम अपनी गैर सरकारी जो पंचायत न्यायालय हैं उसकी स्थापना करेंगे। पांचवा क्या है, घर घर में चरखे, हथकरघा और बुनाई का प्रचार करना है, जिससे लोगों के जो आर्थिक शोषण हुए थे ये ठीक हो पाएंगे। क्योंकि अगर लोग घर घर में चरखे चलाएंगे, हथकरघा चलाएंगे, बुनाई का काम करेंगे, तो जो पैसे की कमी थी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा और ये जो आर्थिक शोषण की तंगी थी, उससे लोगों को छुटकारा मिलेगी। और इस प्रकार से जो अंग्रेज है उनका असहयोग भी होगा, यानी उनका बहिष्कार भी किया जाएगा। और 6 पॉइंट क्या है, अस्पृश्यता का निवारण हेतु प्रचार करना है। यानी अस्पृश्यता का निवारण करेंगे। अस्पृश्यता क्या होती है, छुआछूत की भावना, जो लोगों के मन में, भारत में लोगों के मन में जो छुआछूत की भावना है, इसका निवारण करेंगे। यानी इसको खत्म करेंगे, इसका प्रचार करेंगे कि छुआछूत की भावना को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। इस प्रकार से हम जो अंग्रेजों का असहयोग है वो अच्छे से कर पाएंगे। हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करना, और हमारा मेन टारगेट क्या है कि जब तक हम हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ नहीं करेंगे, तब तक अंग्रेज हम पर रूल करते ही रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, खिलाफत आंदोलन का वर्णन कीजिए। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, कहाँ पर हुआ था, इसके बारे में समझते हैं। चलिए देखते हैं। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में टर्की मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी के साथ लड़ रहा था। यानी प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, तो टर्की मित्र यानी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो मित्र राष्ट्रों ने क्या किया था, खिलाफत आंदोलन में जो टर्की के लोग थे उनका साथ मांगा था कि उसके बाद जब युद्ध जीत जाएंगे तो खलीफा का जो पद है उसको समाप्त नहीं करेंगे। जो खिलाफत आंदोलन था ये क्यों स्टार्ट किया गया था, देखिए टर्की मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी के साथ लड़ रहा था। यानी टर्की मित्र राष्ट्र जो थे वो जर्मनी के साथ लड़ रहा था।
चूँकि भारतीय मुसलमान टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा यानी धर्मगुरु मानते थे। जो भारतीय मुसलमान थे वो किससे अपना धर्मगुरु मानते थे? टर्की के जो मुसलमान संत थे खलीफा, उनको अपना धर्मगुरु मानते थे। अतः ब्रिटेन द्वारा टर्की के विरुद्ध युद्ध किया जाना उनकी दृष्टि में उनके धर्मगुरु का विरोध किया जाना था। इसीलिए इस युद्ध में भारतीय मुसलमान ब्रिटेन को किसी भी प्रकार का सहयोग देना नहीं चाहते थे। यानी कि जब अंग्रेज टर्की के साथ युद्ध कर रहे थे और टर्की में जो खलीफा थे वो उनको मुसलमान अपना गुरु मानते थे, तो उनको लगता था कि वो हमारे गुरु का जो है, जो हमारे गुरु हैं यानी जो खलीफा है उनका जो विरोध किया जा रहा है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें आश्वासन दिया कि युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन टर्की के प्रति बदले की भावना से व्यवहार नहीं करेगा। यानी प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों का सहयोग अंग्रेजों को मिले, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें क्या आश्वासन दिया कि युद्ध समाप्त हो जाएगा तो जो ब्रिटेन यानी ब्रिटेन क्या करेगा, टर्की के प्रति बदले की भावना नहीं रखेगा। यानी वहाँ पर जो है खलीफा का पद है या फिर जो तुम्हारे मुसलमानों के धर्म गुरु हैं उनको कोई हानि नहीं पहुँचाई जाएगी। इन्होंने ये आश्वासन दिया था। क्यों आश्वासन दिया था? मुसलमानों का साथ पाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में। देखिए यहाँ बताया कि उनका पद जो है समाप्त नहीं किया जाएगा और उनके प्रति जो है बदले की भावना नहीं करेगा और न ही उसे विभाजित करेगा। इस आश्वासन के फलस्वरूप उन्होंने सरकार की भरपूर सहायता प्रदान की, लेकिन युद्ध समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने पराजित टर्की को सेवर्स संधि के अंतर्गत छिन्न भिन्न कर दिया। यानी जब अंग्रेजों ने आश्वासन दिया तो जो मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान थे, वो क्या किए, अंग्रेजों का साथ दिए थे प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और अंग्रेजों ने क्या किया था, सेवर्स संधि के अंतर्गत छिन्न भिन्न कर दिया था। जो वहाँ का उन्होंने आश्वासन जो दिया था उसका पूरी तरीके से विरोध किया था। सुल्तान अर्थात खलीफा को बंदी बना लिया और जब ये वार जीत जाते हैं, प्रथम विश्व युद्ध जीत जाते हैं, तो जो सुल्तान होते हैं यानी मुसलमानों के जो धर्म गुरु थे खलीफा, उनको बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से भारतीय मुसलमान ब्रिटिश शासन के बहुत विरोध में हो गए थे। जब उन्होंने आश्वासन दिया था उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो जो भारतीय मुसलमान थे क्या हो गए, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में हो गए थे। उन्होंने सरकार के विरुद्ध खलीफा की सत्ता पुनर्स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया। यानी खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया, उन्होंने क्या किया था, भारतीय जो मुसलमान थे वो सरकार के विरुद्ध खलीफा की जो सत्ता थी उसको स्थापित करने के लिए, यानी वो चाहते थे जो भारतीय मुसलमान थे कि जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारे खलीफा की जो सत्ता है उसको पुनः स्थापित दोबारा से स्थापित करे। इसके लिए उन्होंने क्या शुरू किया था, खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने मुसलमानों का साथ दिया खिलाफत आंदोलन में। हिंदू मुसलमान में एकता स्थापित होने के आधार पर असहयोग आंदोलन का निश्चय किया गया। यानी जब हिंदू मुसलमानों के बीच में एकता स्थापित हुई, इस आधार पर असहयोग आंदोलन जो था इसका निश्चय किया गया। तो आज हमने यहाँ पर 7 क्वेश्चन पढ़े थे। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्लासेस ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, इसलिए आज हमने 7 क्वेश्चन को इसमें कंप्लीट किया। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सब जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। और जो अपना सिलेबस, इन सिलेबस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको यहाँ पर आज हमने कंप्लीट किया। तो हम देखेंगे कि हम मॉडल पेपर में क्या देख रहे हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके कलेक्शन को यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। आज हमने 7 क्वेश्चन पढ़े और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो आई होप मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग, मॉडल पेपर के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।